Good evening students. In today's class we'll start a new chapter, first real numbers. देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक आपका होता है रैशनल नंबर और एक आपका होता है इरेशनल नंबर। इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए नंबर, वो आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे लाइक 1.45 ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग जो होता है वो किसके अंदर आता है, वो रैशनल नंबर के अंदर आता है। मतलब जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है वो रैशनल और इरेशनल के ही अंदर आते हैं, उसके अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2.5। ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको हम 5 अपॉन 2 को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है रिपीटिंग ऑन रिकरिंग, मतलब एक ऐसा नंबर जो रिपीट होता रहे और अकर करता है। लाइक अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर डिवाइड करता हूँ, लाइक मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आपका क्या होगा, 3 2 जा 6, 1 रिमेन, डेसिमल लगाकर 0 यहाँ तक कैरी कर लेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा डेसिमल लगा हुआ 0 लिखेंगे, देन 3 3 जा 9, 1 बचा डेसिमल लगा हुआ 0 लिखेंगे, 3 3 जा 9, मतलब रिपीट होता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 बार। ऐसा नंबर जो रिपीट होता रहे या रिकर करता रहे, उस नंबर को मैं क्या लिखता हूँ, 2.3 बार लगा देते हैं। बार का मतलब यह है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही वर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.3 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स, ये आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख पाए, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर जो मेरे नंबर लाई करते हैं वो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर लाई करते हैं। और इसके अंदर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, मतलब एक ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट करता है। लाइक 1.450, 1.4500, 45000, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक नंबर इस तरह से था 1.454545, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.45 बार। लेकिन इस नंबर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1.450 बार, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, फिर आगे जाकर 2 0 हो गए, फिर आगे जाकर 3 0 हो गए, मतलब ना तो ये सॉल्यूशन खत्म हो रहा है और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई एक सेम नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर एक जैसे नंबर है, अगर यहाँ पर ये होता 1.450 450 450 450, तो ये क्या होता, ये आपका रिपीटिंग नंबर होता। लेकिन ये ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका किसके अंदर लाई करता है, रैशनल नंबर के अंदर लाई करता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो या तो पूरी तरह सॉल्व हो जाए या फिर रिपीट हो। इसके अंदर वो होते हैं ना तो वो पूरी तरह से सॉल्व होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर जो है वो रिपीट होता रहता है। इसके अंदर डिफरेंट नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। इसके बारे में फिर आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। 9th क्लास में हमने ये भी सीखा था कि हम किस तरह से जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड करते हैं डिवाइड डिवीजन मेथड से। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आप जो है दूसरा मेथड भी सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर को किस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। खैर वो एक्सरसाइज 1.4 में आएगा। अभी जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये ई साइलेंट होता है तो उसको हम यूक्लिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं। जो हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उससे जो है वेरीफाई करना हुआ करता था क्वेश्चन को, तो ये वही है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ईडीएल या फिर ईडीए भी बोल सकते हैं, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए शॉर्ट में फाइंड द एचसीएफ बाय ईडीएल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें a = bq + r ये फॉर्म होती है इसकी, और यहाँ पर जो है वो r शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। अब ये क्या है, ये आपको समझना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्वेश्चन है, मुझे 5 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 5 को डिवाइड करना है 2 से, इसका मतलब यहाँ पर 5 जो है वो एज ए डिविडेंड है और 2 एज ए डिवाइजर है।
जिसको डिवाइड किया जाता है वो हमारा डिविडेंड होता है। ये तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी सीखा था। और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो हमारा एज ए डिवाइजर होता है। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। ये हमारा यहाँ पर ये जो है a = bq + r। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है dvd = dvr मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी फॉर्मूला पढ़ा था कि हम किस तरह से जो है डिविजन एल्गोरिथम के थ्रू जो है एल्गोरिथम के थ्रू हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। डीवीडी मतलब डिवाइजर, जिसको डिवाइड किया जाता है। डीवीआर मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। कोशेंट मतलब जो हमारा आंसर आया, रिमाइंडर जो हमारा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वेरीफाई करूँ अपने क्वेश्चन को तो डीवीडी मेरा यहाँ पर 5 है, ठीक है। डीवीआर मेरा यहाँ पर क्या है 2 है, इनटू कोशेंट मेरा यहाँ पर क्या है 2 है, और प्लस रिमाइंडर मेरा यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। तो 5 = 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा करता 10 आंसर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए यहाँ पर एज ए डिविडेंड है आपका, बी एज ए डिवाइजर है, क्यू एज ए कोशेंट है। बी क्यू का मतलब बी इंटू क्यू, ये बी क्यू का मतलब बी इंटू क्यू है, प्लस आर मतलब ये आपका वही सेम रिमाइंडर है। इस तरह से ये फॉर्म होती है इसकी। अब ये चीज क्या होती है ये आपको समझना है। मतलब जो रिमाइंडर आता है, जो आपका रिमाइंडर आता है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 0 से ज्यादा आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया, इतने का मतलब क्या हो गया कि या तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब ये भी इक्वल होता है। ये इसका मतलब इतना अगर होगा तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन 0। रिमाइंडर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए 0 से। ये जिधर साइड मुंह खुला होता है उसका मतलब ग्रेटर है और इधर वाला स्मॉलर है। मतलब रिमाइंडर या तो 0 से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल का साइन होता है। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, तो 0 से ज्यादा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हमारा रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या 0 से ज्यादा आ सकता है। 0 से कम नहीं आ सकता, मतलब हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है। अब आगे जाकर क्या है, फिर आगे जाकर ये है कि बट बी हमारा क्या था यहाँ पर, बी हमारा डिवाइजर। बट डिवाइजर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। लेकिन जो डिवाइजर है वो हमेशा कोशेंट से ज्यादा आना चाहिए। डिवाइजर ज्यादा होना चाहिए और रिमाइंडर जो है आपका कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा होता लाइक 3 होता तो मैं फिर से डिवाइड कर सकता था इसको। कम हो गया इसलिए अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये फॉर्म होती है इसकी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, a = bq + r। ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। ये आपका एज ए डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये कोशेंट है प्लस रिमाइंडर। ये वेरीफाई करना तो आपको आता ही है। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आपका या तो जो रिमाइंडर होता है या तो वो आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से कम होना चाहिए। ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज्यादा, ये ज्यादा नहीं हो सकता। इससे अगर यहाँ पर 3 4 5 6 कुछ भी नंबर होगा तो मैं इसको आगे और सॉल्व कर सकता हूँ ना। कि अगर ये इससे कम हो गया तो फिर इसको इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तो सिंपल ये था। ये क्या होती है, किसकी फॉर्म होती है, ईडीएल की फॉर्म होती है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिया मैंने इसका, फाइंड एचसीएफ बाय ईडीएल। ये पूरा प्रोसेस जो भी है आपको अपना आप क्लियर हो जाएगा जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द एचसीएफ बाय ईडीएल। देखिए एचसीएफ फाइंड करने के पास हमारे पास 2 मेथड है। एक हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम आपका यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी ईडीएल मेथड से आप जो है वो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से एचसीएफ फाइंड करते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पास 2 नंबर है 135 और 225, जो हम 4th 5th 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं उसी मेथड से, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। प्राइम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पर पहले हम। वैसे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन मैं डायरेक्ट 5 से इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट में 5 है यहाँ पर। तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड। प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, मतलब हम ये नहीं कि आप 4 से 6 से या 9 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके निकालेंगे 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इन दोनों में ये कॉमन है 5, ठीक है। एक दोनों में ये 3 कॉमन है, एक दोनों में ये 3 भी कॉमन है।
ये वाला 3 कॉमन नहीं है क्योंकि एक 3 की जगह पर एक ही लेंगे हम, ठीक है। ये 3 नहीं है या ये 5 नहीं है, इधर साइड 1 से 1 हो गया, तो हमारे 2 5 मिलाकर 1 5 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 3 मिलाकर 1 3 लिखे जाते थे और ये 2 3 मिलाकर भी 1 3 लिखेंगे। ये कॉमन है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 3 = 15, 15 3 = 45, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 45 आ रहा है एचसीएफ। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, बाय ईडीएल बोला है। अगर इससे बोलते कि फाइंड द एचसीएफ तो हम किसी मेथड से निकाल सकते थे, इससे करते या फिर उससे करते, लेकिन जब इन्होंने एक पर्टिकुलर मेथड बोला है कि आपको ईडीएल से ही करना है तो आप ईडीएल से ही करेंगे। चाहे आप ईडीएल से करें चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, आंसर दोनों से आपका इक्वली आएगा। चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ईडीएल से किस तरह से करेंगे। देखिए ये है 135, ये है 225, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली बात है ग्रेटर नंबर आपका 225 है, तो ये एज ए हम डिविडेंड लेंगे, ये एज ए डिवाइजर लेंगे। जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा हमारा अंदर लेके आता है, 225 अंदर एज ए डिविडेंड, और ये हमारा बाहर लेके जाएगा एज ए डिवाइजर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, अगर मैं 2 टाइम चलता हूं तो 2 टाइम में ग्रेटर हो जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 135 2 2 5 10, 2 3 6 7, 2 1 270 हो गया। हम 270 तो चल नहीं सकते, तो हमें 1 टाइम में ही चलना पड़ेगा, यानी 135 अंदर 135 माइनस करेंगे 0 आएगा, माइनस करेंगे इसमें बोरो करके तो 12 बन जाएगा, 12 - 3 9 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब 90 बचा। अब इसके आगे किस तरह सॉल्व करें? डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे, इसमें वो प्रोसेस नहीं है कि आप डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे, वो तो डिवीजन हो गया, वो तो आप सिंपल डिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप करके आ रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं बाय ईडीएल से। अब क्या होगा, अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। दूसरा स्टेप स्टार्ट होने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, जो पहले डिवाइजर था वो एज ए डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पर 135 यहाँ जाएगा, और 90 यानी जो रिमाइंडर आया वो एज ए डिवाइजर आ जाएगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 90 1 * 90, 90 2 = 180, बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम में चलेंगे, 90 1 = 90, माइनस करेंगे 5 13 - 9 आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से ये बच गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये 90 अब आ जाएगा आपका, वही 90 आपका बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर बचा वो आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर। अब फिर से आप डिवाइड करेंगे, 45 1 = 45, 45 2 = 90। अब यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये जो जिसने लास्ट में डिवाइड किया, जिस नंबर से लास्ट में पूरी तरह रिमाइंडर 0 आया, तो वही आपका एचसीएफ होता है। ये क्या होगा एचसीएफ आपका, एचसीएफ = 45। चाहे आप इस मेथड से करेंगे तब भी 45 आएगा, इस मेथड से करेंगे तो भी आपका 45 ही आएगा। दूसरा स्टेप हमारा तब स्टार्ट होता है जब यहाँ पर कैरी करने के लिए नंबर खत्म हो जाए। अगर मान लीजिए मेरे पास कैरी करने के लिए कुछ नंबर होता तो मैं नीचे कैरी करके इसी स्टेप को अभी इसी स्टेप में सॉल्व कर सकता था, एक आध स्टेप और आगे। लेकिन अगर कैरी करने के लिए नंबर ना हो और वो रिमाइंडर भी पूरा तरह 0 ना आ रहा हो, तो आप फिर दूसरा स्टेप चलते हैं, फिर तीसरा स्टेप चलते हैं, जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ना जाए वो आपके स्टेप चलते रहते हैं। ये जो कैलकुलेशन होगी ये आप मर्जी है, आप चाहे उसको एग्जाम में शो करें या ना करें। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये शो करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इसका यूज इसके बिना डायरेक्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको करने में। अब मैं बताया तो उसको आप करेंगे कैसे। ये वही A = PQ + R जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में हमारा डीबीटी क्या था 225, यहाँ लिख देते हैं 225। आपका डिवाइजर क्या था 135 इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आपका कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था आपका 90। यह आपका पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अब इसकी बात करेंगे। यहाँ पर आपका डिवाइजर क्या था, सॉरी डिविडेंड क्या था 135। डिवाइजर आप जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो क्या था 90 मल्टीप्लाई है क्वोशिएंट आपका क्या है 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा 45। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपका डीवीडी आपका क्या था 90, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो कितना था 45 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना था आपका 2 प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा था 0। बस ये आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए। यही आपका जो है वो मेन आंसर है। ये आपको एग्जाम में कंपलसरी दिखाना है ये चीज। ये आप दिखाएं या ना दिखाएं वो आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। आप बिना शो किए भी जो है उसको डायरेक्ट इसको लिख देंगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इजीली हो नहीं पाएगा, तो इसलिए रफ में कर लेंगे, उसके बाद इसको शो कर देना है। और अगर शो कर भी देंगे तो कोई शो नहीं, पर ये कंपलसरी है दिखाना।
इस तरह से हम जो है HCF फाइंड कर सकते हैं बाय EDL मेथड से। एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर था 196 एंड 38220। मैंने 196 को डिवाइड करना था 38220 से। पहले 196 वन सा चला तो 196 आया, माइनस किया तो 1862 आया आपका। उसके बाद अब दूसरा स्टेप स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कैरी करने के लिए नंबर अभी है हमारे पास, तो मैंने नीचे 2 को कैरी किया, फिर मैंने चला 196 9 टाइम में चला है कि 9 टाइम से कम जो है वो छोटा रहेगा, तो 9 टाइम में जो है 196 9 से कितना आ रहा है 1764, सबसे करीब में आ जाएगा इसके। ठीक है, जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो मेरा आया 98। फिर जीरो अभी फिर से मेरे पास जो है वो कैरी करने के लिए था, मैंने जीरो नीचे कैरी किया। उसके बाद में चला 196 5 सा, 196 5 सा चला तो ये 980 आ गया। मतलब आपको दूसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में काम हो गया। दूसरा स्टेप हम तब शुरू करते हैं जब आपके पास कैरी करने के लिए नंबर खत्म हो जाए। अब देखिए इसको मैं इस पे कैसे शो करूंगा। डीवीडी आपका क्या है 38220, डिवाइजर 196 आपका रहेगा, इनटू क्वोशिएंट आपका कितना आया 195 और प्लस रिमाइंडर जो बचा हमारा वो 0 बचा। यही आपका एक ही स्टेप में जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेशन शो कीजिए मत कीजिए, या आपको जरूर शो करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। ओके।